हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 3 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ करंट अफेयर और मतलब आर्टिकल है दोस्तों एक मतलब वाई आर ऑर्कास ऑफरिंग प्रे टू ह्यूमंस। ठीक है, ऑर्कास क्या होते हैं दोस्तों, ये मतलब इनको बोला जाता है निकनेम मतलब लोकली कहा जाता है कि मतलब ये किलर वेल हैं। ठीक है, और किलर वेल हैं पर इनको समझिएगा मत कि ये वेल हैं दोस्तों, ये डॉल्फिन की प्रजाति है, वो भी सबसे बड़ी। मतलब जितनी डॉल्फिन की प्रजाति है उनमें से सबसे बड़ी अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्कास होते हैं। इनके काफ़ी शोज आपने देखे होंगे टीवी पे ना, जिसमें मतलब वो मतलब डॉल्फिन को लेके मतलब जो मतलब करतब करते हैं पानी में, वो यही होती हैं, वो वेल नहीं होती, वो ऑर्कास होती हैं। ठीक है, अब इनको किलर वेल भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और अभी ये आर्टिकल क्या बात कर रहा था, वाई आर ऑर्कास ऑफरिंग प्रे टू ह्यूमंस। एक अनयूजुअल बिहेवियर देखा गया दोस्तों। ये क्या कर रही है ना, ये जैसे मछली पकड़ती हैं या कोई शिकार पकड़ती हैं तो ला के इंसान के सामने रखती हैं, और फिर वो इंसान का मतलब जो रिएक्शन है उसको भी नोट करती हैं कि वो करता क्या है ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा अनयूजुअल है, इसीलिए अभी हाल फिलहाल में जैसे ये आर्टिकल में बात किया गया है। तो इस आर्टिकल में बात किया गया तो थोड़ा सा हम लोग ऑर्कास के बारे में जान लेते हैं। तो एक बार हम लोग फोटो में देख लेते हैं ऑर्कास दिखती कैसे हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं ये है ऑर्कास। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इनको आपने शो में देखा होगा काफ़ी। अभी हाल फिलहाल में एक एआई जनरेटिव वीडियो भी काफ़ी फेमस हुआ था, है ना। नाम मुझे एग्जैक्टली आ नहीं रहा है दिमाग में। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एग्जामिनेशन पर्पज से हमको ये आर्टिकल काम नहीं आएगा दोस्तों। एग्जाम के पर्पज से अगर देखेंगे, लिंक करके देखना है, अगर यूपीएससी के देखेंगे चाहे वनडे एग्जाम, तो उसमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑर्कास। ऑर्कास को किलर वेल भी कहा जाता है। इनका साइंटिफिक नेम अगर देखेंगे तो ऑर्किनस ऑर्का है दोस्तों। ठीक है, इनकी फैमिली जो है डेल्फिनिडे है, जो कि डॉल्फिन की फैमिली है। ठीक है, मतलब और डॉल्फिन्स की जितनी भी स्पीसीज है उनमें सबसे बड़ी स्पीसीज यही है ऑर्कास। ठीक है, और काफ़ी खतरनाक होती है दोस्तों। और आईयूसीएन रेड लिस्ट ये पूछा जाता है दोस्तों, है ना, स्टेटस। तो आप जान लेना इनका जो स्टेटस है डाटा डेफिशिएंट है। ठीक है, अब जब हम लोगों ने ऑर्कास की बात कर ली है तो हम लोग मतलब अपनी डॉल्फिन की भी बात कर लेते हैं। तो हमारी जो डॉल्फिन है जो हमारे देश में मिलती है वो है गंगास रिवर डॉल्फिन। इसको मतलब एक्वेटिक एनिमल मतलब नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया था 2009 में दोस्तों। और इसका साइंटिफिक नाम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, और इसका आईयूसीएन स्टेटस देखेंगे तो इंडेंजर्ड है। ये कहाँ कहाँ मिलती है दोस्तों, गंगा में मिलती है, ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, मेघना में मिलती है, और कर्णाफुली रिवर में। कर्णाफुली रिवर जो है ये बांग्लादेश में है, और मेघना रिवर भी जो है बांग्लादेश में। मान लीजिए मेघना रिवर जो है ना, जो बैराक रिवर आती है दोस्तों, बैराक रिवर आपकी मणिपुर से बनती है। ठीक है, एक बार मतलब मैप में देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। एक सेकंड दोस्तों, जैसे देख रहे हैं सर दोस्तों, मैप में देख रहे हैं ना, ये है हमारा प्यारा भारत महान। इसी में अगर आप बांग्लादेश में जाएंगे, ठीक है, बांग्लादेश में जैसे अगर आप देखेंगे बैराक रिवर को, तो आप ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है। कहाँ से, ये मणिपुर से। ये मणिपुर आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मणिपुर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये चलेगी। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें दिखेगी आपको, ये देखिए दोस्तों, ये बैराक रिवर है ना, मणिपुर से होते हुए आ रही है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होती है दोस्तों। दो पार्ट में मतलब आपका सुरमा और कुशियारा। कुछ मतलब देखिए आप जैसे कि ये बैराक रिवर चलेगी तो यहाँ से आगे आने के बाद ये बांग्लादेश के पास में, जैसे यहाँ पे आगे, तो बांग्लादेश के पास में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे बराक रिवर आई, यहाँ से ये कुशियारा रिवर में हो गई, और एक सुरमा रिवर, और बाद में जाके ये दोनों मिलेंगी मतलब बांग्लादेश में। जैसे ये वापस आके, जैसे इधर से आके ये फिर से मतलब बांग्लादेश में ही है, और ये वापस से अंदर में आके मिलेंगी। और जब ये मिलेंगी तब ये क्या कहलाएंगी, मेघना रिवर कहलाएंगी। ठीक है, और मेघना किस में मिलती जाके, पद्मा रिवर। पद्मा रिवर क्या है दोस्तों, हमारी जो गंगा मतलब आती है, मतलब गंगा में फिर जमुना मिलती है। जमुना कौन होती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा रिवर होती है ना। ये दोनों जो मिलती है तो पद्मा बनता है, और पद्मा में ही मेघना मिल जाती है, और फिर बाद में एक साथ मिलने के बाद ये गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वही मैं बता रहा था, जैसे कि अगर बैराक रिवर देखेंगे तो अब ये डिवाइड भी होती है बांग्लादेश के बॉर्डर पे ही होती है दोस्तों। किसमें, सुरमा और कुशियारा रिवर में जो होती है, और इसी पे नेशनल वाटर मतलब जो क्या बोलते हैं, नेशनल वाटर भी बोलते हैं ना दोस्तों, 16 इसी रिवर पे है। ठीक है, पर ये कहाँ पे है, मतलब इंडिया साइड में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका ओरिजिन मणिपुर से है, बराक रिवर का। और एक ट्रांस बाउंड्री रिवर, ट्रांस बाउंड्री मतलब दो कंट्रीज में बह रही है ना दोस्तों, इसीलिए इसको ट्रांस बाउंड्री रिवर भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है, मणिपुर से मिजोरम, मिजोरम से फिर आसाम में, आसाम से फिर ये सीधा बांग्लादेश में उतर जाती है। यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान रखना है, तिपाई मुख
डैम है एक मणिपुर में, वो काफ़ी फेमस है इसके ऊपर, ठीक है। और वही जब बैराग रिवर जब मतलब बांग्लादेश में मतलब करती है मतलब प्रवेश, तो ये सुरमा और कुशियारा में टूट जाती है, और यही सुरमा और कुशियारा थोड़ी दूर पे जाके फिर से मिलते हैं, और उसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना फिर पद्मा से मिलती है, जो कि गंगा की एक मतलब लोअर जो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब गंगा ही मान लीजिए जो आती है बांग्लादेश में, उसका नाम पद्मा है। इसी में फिर आके जमुना भी मिल जाती है, फिर ये दोनों मेघना और मतलब ये पद्मा मिलके सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ है, सेकंड करंट अफेयर है आपका। तो एक आर्टिकल है दोस्तों, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज फेडरल डिजाइन, मतलब जो संघ है ना, संघ, इसका कैसा डिजाइन है इंडिया का, इसके बारे में बात हो रही है। और मैं बता रहा हूँ इसका मैटर क्या है दोस्तों। सबसे पहले आप मैटर जान लिए, जैसे जम्मू कश्मीर 2019 में इसको मतलब यूटी में तोड़ दिया गया था। पहले 2019 से पहले ये स्टेट था, है ना, तोड़ दिया गया, ठीक है। अब तोड़ने के बाद जैसे अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा इलेक्शन हो गया, हमारा सीएम आ गया, हमारा सब चीज़ आ गया, पर हमको स्टेट का दर्जा अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। जो कि मतलब इंडियन फेडरलिज्म का मतलब एक तरह से आलोचना है एक तरह से, क्योंकि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम मतलब फेडरल सिस्टम है ऐसा है कि मतलब संघवाद है, मतलब आप समझ लीजिए होल्डिंग है, मतलब होल्ड करते हैं एक दूसरे को, मतलब क्लोज टुगेदर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, होल्ड करते हैं एक दूसरे को, जकड़ के रखना, मतलब समझ रहे हो ना। कोई भी स्टेट एक बार आ तो सकता है, पर वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता है, समझ रहे हो दोस्तों। जो एक बार स्टेट बन गया तो आप उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर सकते हो, उसका एरिया कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, पर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब हमारे फेडरल डिज़ाइन का एक पार्ट है। तो अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बेसिक चीज़ें। स्टेट को अगर देखेंगे मतलब जो क्रिएशन होता है इंडिया में वो 3 तरीके से होता है। एक तो एडमिशन, जो नए नए होते हैं उनको एडमिशन, उनको मतलब आप समझ लीजिए जैसे कोई मतलब साइन कर दे, जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होता है कि हाँ हम लोग आना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के साथ हुआ था ना, महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था, ठीक है, 1947 में, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट हो गया था, ठीक है। और ये जान लीजिए एडमिशन में जैसे कि ऑर्गेनाइज पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। जैसे वहाँ पे कौन है, महाराजा हरि सिंह है, मतलब एक मतलब पर्टिकुलर मतलब जहाँ के फेमस हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी किस लॉ से होता है, जो इंटरनेशनल लॉ है इसके लिए मतलब इसके लिए सेशन के लिए उसको फॉलो किया जाता है एक्विजिशन के लिए, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है या मतलब एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, मतलब उसको अपने अंदर मिला लेना, ठीक है। जैसे गोवा को मिला लिया था, गोवा क्या था, पुर्तगीज रखे हुए थे ना, अब वो जा तो नहीं रहे थे, फिर बाद में हम लोगों ने किया था। अब मुझे कमेंट में बताइए इसके लिए जो मतलब ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद सिक्किम हो गया 1975 में, मतलब जनमत कराया गया था, तो लोगों ने बोला नहीं हम इंडिया में मिलना चाहते हैं, तो फिर इनको मिला लिया गया, ठीक है। और बाद में इनको स्टेट्स का दर्जा भी दे दिया गया, पहले यूटीज बनाया गया था, ठीक है। अब तीसरा तरीका होता है फॉर्मेशन और रीऑर्गेनाइजेशन। ये एक पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आर्टिकल 3 में मेंशन है कि किसी भी स्टेट को मतलब नया बनाने, कोई नया स्टेट बनाने के लिए आप मतलब सेपरेशन भी कर सकते हो या मर्जर भी कर सकते हो, ठीक है। या तो उसके एरिया को डिक्रीज कर सकते हो, या तो उसके एरिया को इंक्रीज भी कर सकते हो, या तो उसकी बाउंड्रीज को या नाम को अल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। ये 3 तरीके से हो सकता है नया स्टेट फॉर्मेशन का, ठीक है। अब नोट करने वाली बात क्या है, पार्लियामेंट क्या है, कैन रिड्यूस स्टेट एरिया, इट कैन नॉट कन्वर्ट ए स्टेट इनटू अ यूनियन टेरिटरी परमानेंटली। ये ही बात तो विवाद का है दोस्तों, कि मतलब पार्लियामेंट क्या है कि मतलब स्टेट का एरिया तो डिक्रीज कर सकता है, पर स्टेट को मतलब हमेशा के लिए यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकता है, ठीक है। ये क्या है कि हमारे फेडरलिज्म, जो इंडिया का फेडरलिज्म है, ये इंडिया का जो संघवाद है दोस्तों, संघ जो कहा जाता है वो अलग है दूसरे में। यहाँ पे यूनियन को पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्टेट्स, ठीक है। और मतलब ये इसीलिए इस फेडरलिज्म जो इंडियन फेडरलिस्ट डिज़ाइन है उसको मतलब ये अंडरमाइन करता है, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे 1956 में इंडिया में 14 स्टेट्स थे और 6 यूटीज थी, ठीक है। और उसके बाद मतलब अगर जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, तो उससे पहले मतलब कितने थे, 29 स्टेट थे और 7 यूटीज थे। और 2025 में आज कितने हैं, 28 मतलब स्टेट है और 8 यूटीज है, ठीक है। मतलब एक स्टेट घट गया, मतलब स्टेट मतलब नहीं हटा सकते भाई। अगर आपने उसको यूटी बना दिया तो आपको उसको स्टेट बनाना पड़े। तो यही मेन मुद्दा चल रहा है अभी जम्मू कश्मीर का, कि भाई हमारा इलेक्शन हो गया, हमारा सीएम आ गया, पर अभी भी हमको उतना मतलब राइट नहीं दिया गया है मतलब सरकार चलाने का, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे आर्टिकल 1 है, मतलब आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत, ठीक है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। आप समझ रहे हो ना, मतलब यूनियन जो है वो इनडिविजिबल है, मतलब टूट नहीं सकता, मतलब स्टेट्स को हटाया नहीं जा सकता। आप उसके
अल्टरेशन कर सकते हो, मतलब एरिया घटा सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, पर आप उसको चाहो कि मतलब हटा दो तो नहीं हटा सकते। तो उसको आपको यूटी अगर बनाए हो तो आप परमानेंटली उसको यूटी नहीं बना सकते अगर एक बार जब स्टेट था। तो उसी के लिए बात हो रही है। पर उसमें क्या है ना, जब सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये काम जो है पार्लियामेंट का काम है, इसलिए ये मुद्दा थोड़ा और भड़क रहा है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, यही है यूनियन जो है रिफ्लेक्ट्स यूनिटरी बायस, मतलब एकजुटता को मतलब शो करता है इंडियन फेडरलिज्म में, यही बात कह रहा है। ठीक है, अब इसमें जान लीजिए जो इंडिया का फेडरलिज्म है उसका मतलब एकजुट रहना, मतलब होल्डिंग टुगेदर, मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखना। ठीक है, पर जो यूएसए है, यूएसए क्या है, कैसे बना था दोस्तों, बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन सब ने बोला कि चलो भाई एक साथ आके मिलते हैं और हम लोग एक मतलब मजबूत स्टेट बनाते हैं, मतलब कंट्री बनाते हैं। तो बहुत सारे स्टेट आए थे, कम टुगेदर हुए थे, तब बने। तो हम लोग का क्या है दोस्तों, इंडिया का वो होल्डिंग टुगेदर, सबको एकजुट रखना है, मतलब समझ लो ना, टाइटली। ठीक है, और फेडरल कैरेक्टर इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और सर तीसरा क्या, ये वाला भी एक रीजन है, केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया था कि मतलब हमारा मतलब ये समझ लीजिए एक बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब संविधान के आप मतलब हिला नहीं सकते हो, और ये जो फेडरलिज्म है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब आप समझ रहे हो ना संविधान का, तो मतलब इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मतलब स्टेट का दर्जा उसको देना चाहिए। ठीक है, हैंस रिस्टोरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर मतलब स्टेटहुड इज मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, टू प्रिजर्व इंडिया फेडरल डिजाइन, मतलब इस मतलब डिजाइन को मेंटेन करने के लिए इसको स्टेटहुड का दर्जा देना मैंडेटरी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो मतलब 2019 में उसको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दिया गया था, उसके तहत मतलब उसको यूटी बनाया गया था। तो उससे पहले क्या चलता था उसमें, जैसे कि 2019 है। ठीक है, उसमें क्या किया गया था, आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल नंबर 35 है, ये दोनों एब्रिगेट कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था एक तरह से। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड कर दिया था स्टेट से यूटी में। ठीक है, अब इसमें ये दोनों आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 370 में कहता है कि जम्मू कश्मीर मतलब जो पहले स्टेट था उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, मतलब कुछ सेक्टर में ऑटोनॉमी, मतलब जैसे कि आपके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब कोई भी मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय कुछ मैटर को छोड़ के, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, या कम्युनिकेशन मैटर्स हो गए, उनमें हस्तक्षेप हो सकता है, बाकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, और क्या है कि आप मतलब अपना खुद का संविधान और खुद का फ्लैग भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मतलब आर्टिकल 370 में दिया था, पर ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1949 में। ठीक है, उसके बाद एक और आर्टिकल जो उस समय एब्रोगेट हुआ था 2019 में जम्मू कश्मीर को यूटी बनने से पहले, तो वो था एक आर्टिकल 35A, ये इसी के तहत आया था दोस्तों, आर्टिकल 370 के तहत। मतलब ये क्या करता है, जम्मू कश्मीर को पावर देता है, जो कि पहले स्टेट था उसको पावर देता था, इसको स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर देता था कि वो परमानेंट रेसिडेंट को डिफाइन कर सके, मतलब कौन है। ठीक है सॉरी दोस्तों, और उनको स्पेशल राइट दे सके स्टेट में, जैसे कि मतलब एम्प्लॉयमेंट में, नौकरी में, प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने में। ठीक है, और मतलब ये डिनाई किसके लिए था, प्रॉपर्टी एक्विजिशन जो नॉन परमानेंट रेसिडेंट, मतलब अगर आप जम्मू कश्मीर के नहीं है तो आप वहाँ की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अब जब ये हट गया था, अब मतलब देश का कोई भी इंसान जाके खरीद सकता है। ठीक है, अब ये कब मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आर्टिकल 370 के अंडर में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों, ये आर्टिकल है एनजीओ एजुकेट गर्ल्स विन रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। ये जो एनजीओ एजुकेट गर्ल है दोस्तों, मतलब ये समझ लीजिए इंडिया में पहली बार कोई एक एनजीओ जीता है मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो दोस्तों एक बार आप देख लीजिए रेमन मैग्सेसे जी की फोटो देख लीजिए, थोड़ा सा ना याद रह जाएगा। इनके आइडियाज़ बहुत ही फेमस थे लोगों में। ठीक है, इन्हीं के नाम पे मतलब इस अवार्ड को, और इन्हीं की याद में ये अवार्ड इन्हीं के बर्थडे के दिन, मतलब जो बर्थ एनिवर्सरी रहता है उस दिन दिया जाता है, जैसे कि आपने देखा। ठीक है, अब इस रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो 2025 का है दोस्तों, वो 3 लोग मतलब 3 जन को मिला है। एक तो पहले ये एनजीओ है इंडिया का जो एजुकेट गर्ल है। ठीक है, उसके बाद साहिना अली मालदीव्स की हैं, इनको दिया गया, और फ्लेवियानो एंटोनियो है जो कि आपके मतलब एल्डो.विला न्यूवे है। ठीक है, ये फिलीपींस के हैं। ठीक है, मेन हमारे लिए जानना एजुकेट गर्ल का ही है। ठीक है, एनजीओ, क्योंकि पहली बार मतलब किसी एनजीओ को मिला है मतलब रेमन मैग्सेसे, और वो भी इंडिया के। ठीक है,
मतलब इंडिया के एनजीओ को पहली बार मिला है, ठीक है। एजुकेट गर्ल जो इंडिया जो है, इसकी फाउंडर कौन है? सफीना हुसैन है, राजस्थान की। इनका मेन मैटर क्या काम है दोस्तों ना, जो लड़कियां स्कूल से मतलब स्कूल छोड़ चुकी हैं या पढ़ाई बीच में रुक गई है किसी भी कारण से, उनको दोबारा से मतलब एजुकेशन दिलवाना, उनको एक अच्छी पोजीशन में पहुंचाना और मतलब उनको मोटिवेट रखना कि स्कूल ना छोड़ो, एजुकेशन उनकी पूरी करवाना, ठीक है। तो ये सारा मकसद है, ठीक है। तो इसी का मतलब ये एक रजिस्टर्ड एज ए फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, ठीक है। मोस्टली तो ये यूपी, राजस्थान और इन्हीं सब इलाके में ज़्यादा काम चल रहा है, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन एनजीओ, जहाँ देख लीजिए, फर्स्ट इंडियन एनजीओ टू विन रेमन मैग्सेसे अवार्ड, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड होता क्या है दोस्तों, ये समझ लीजिए आप। इसको बोल सकते हैं नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, ठीक है। अब ये किसको मतलब जो कोई मतलब कुछ बहुत ही ऐसा लीडरशिप आया हो जो मतलब ट्रांसफर कर दिया हो, मतलब पब्लिक को, मतलब कुछ मतलब पॉजिटिव चेंज लाया हो समाज में, ठीक है। या फिर कोई मतलब बहुत ग्रेट, मतलब बहुत अच्छी मतलब स्पिरिट हो, मतलब अच्छा इंसान हो जिसने अच्छे काम किए हो, समथिंग समथिंग, ठीक है। एशिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर है, सॉरी दोस्तों, ठीक है। एशिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर है और रिकॉग्नाइज ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट और ट्रांसफॉर्मेटिव, मतलब जिसने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया हो, जिसकी लीडरशिप ने कुछ मतलब आप समझ लीजिए समाज में कुछ बदलाव लाया हो, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1957 में, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय आइडियल्स ऑफ फिलीपींस प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे, ये ध्यान रखिए, यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफ़ी इनके आइडियाज़ को फॉलो करके ही इसको लाया गया था। इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हर साल दिया जाता है दोस्तों मैनीला में, फिलीपींस के, ठीक है। कब? 31 अगस्त को दिया था। ये है बर्थ एनिवर्सरी मैग्सेसे की, किसकी? जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है ना रेमन मैग्सेसे, इन्हीं की मतलब बर्थ एनिवर्सरी है, जो मतलब 1970 से 1957 तक रहे, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है, हाँ, फर्स्ट इंडियन टू गेट, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक भूदान मूवमेंट हुआ था ना दोस्तों, जिसमें मतलब भूदान किया जाता था, ठीक है। तो उसमें ये जो इस मूवमेंट के लिए विनोबा भावे को 1958 में पहली बार किसी इंडियन को ये मिला था रेमन मैग्सेसे अवार्ड। उसके बाद आप देख लीजिए वर्गीस कुरियन, ये मतलब ये तो आपके मतलब वाइट रिवोल्यूशन के फादर बोले जाते हैं, ठीक है। कम्युनिटी लीडरशिप में, हाँ दोस्तों, ये 6 अलग अलग कैटेगरी में दिया था। तो उतना मतलब अब जैसे सोशल वर्क हो गया, या फिर मान लीजिए कम्युनिटी लीडर हो गया, या जर्नलिज्म हो गया, 3 सारे अलग अलग सेक्टर होते हैं, चाहे पब्लिक सर्विस हो गया, ठीक है। जैसे 1965 में जयप्रकाश नारायण को मतलब पब्लिक सर्विस के लिए मिला था, ठीक है। उसके बाद 2000 में अरुणा रॉय को मतलब आरटीआई मूवमेंट जो किया था उसके लिए मिला था। 2006 में अरविंद केजरीवाल को मिला था, ठीक है, लीडरशिप के लिए। उसको 2019 में रवीश कुमार को भी मिला था जर्नलिज्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मतलब इस तरह के, जैसे एक था उसमें पूछा गया था इंदिरा गांधी प्राइज क्या होता है दोस्तों। ये इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। अब नाम से समझ आ रहा है जो पीस के लिए काम किया हो, या फिर डिसआर्ममेंट मतलब जो मतलब आर्म क्या होता है, मतलब जो मतलब आप समझ लीजिए जो बंदूक होता है ना, तो वही मतलब कहीं से मतलब ख़त्म करवाया हो उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट करवाया हो, तो ये इन सब सेक्टर में दिया था। किसके द्वारा दिया था? तो ये दोस्तों मतलब कोई मतलब सरकारी नहीं है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, उसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 1986 में स्टार्ट हुआ था, 25 लाख रुपए तक दिया था। पर एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, गांधी पीस प्राइज होता है एक, ठीक है। एक इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस है और एक गांधी पीस प्राइज है, ठीक है। ये 1995 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये अवार्ड मतलब मतलब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देता है हर साल। 1 करोड़ रुपए इसकी राशि होती है इनाम की। और इसमें ज्यूरी बैठती है किसको देना है, ठीक है, जिसमें पीएम जो होते हैं चेयरपर्सन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और एक जो होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बैठते हैं, जो कि लोकसभा के होते हैं, ठीक है। अभी कौन है? राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। फिर फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, स्टडी फाइंड्स तमिलनाडु हैज लोएस्ट डेंसिटी ऑफ रोजवुड ट्री पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया। ये एक्चुअली क्या कंपैरिजन हो रहा है केरला और कर्नाटका से दोस्तों। यहाँ पे एक रोजवुड ट्री आता है, ठीक है, मतलब शीशम का पेड़, मतलब जो साउथ वाला जो शीशम का पेड़ होता है उसको रोजवुड वाला ट्री बोला जाता है, और मतलब सेंट्रल वाला, नॉर्थ वाला अलग शीशम का ट्री होता है, ठीक है। इसको बोला था आइवरी ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत महंगा बिकता है ये मार्केट में, ठीक है। और ये साउथ इंडिया में पाया जाता है, मतलब ये इंडियन रोजवुड की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। इसका साइंटिफिक नेम देखेंगे, जो मतलब इंडियन रोजवुड है, इसका साइंटिफिक नेम है डलबर्गिया लेटिफोलिया, ठीक है, मतलब मालाबार रोजवुड भी कहा जाता है, ठीक है। ये नेटिव कहाँ का है? तमिलनाडु की नीलगिरीज, अन्नामलाई और कुलम रेंजेस, मतलब यहाँ का ओरिजिनल मतलब यहीं से है, ठीक है। हाई क्वालिटी टाइम है, ठीक है, मतलब टिम्बर है, टाइम नहीं है,
ठीक है। ये हाई क्वालिटी टिम्बर मतलब फर्नीचर बनाने में, हैंडक्राफ्ट्स या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तो बहुत यूज़ होता है ये दोस्तों, ठीक है। इकोलॉजिकल अगर रोल देखेंगे दोस्तों तो ये एक तरह से नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री मतलब आप समझ लीजिए नाइट्रोजन की जरूरत मतलब प्लांट्स को भी जरूरत पड़ती है। तो मतलब जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है उसको यूज़ वो डायरेक्ट कर नहीं सकते, उसी को एक मतलब फॉर्म में मतलब जैसे नाइट्राइड्स या नाइट्रेट्स या अमोनिया के फॉर्म में किया था, जिसको मतलब ये लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन सिंक मतलब ये बहुत सारा कार्बन को परमानेंटली भी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो मतलब ये समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे कार्बन एमिशन भी कम होगा, ठीक है। अब इशू क्या आ रहा है दोस्तों, तमिलनाडु मेन इशू क्या है कि एक मतलब वहाँ पे कानून चलता था तमिलनाडु में इसके लिए, किसके लिए, रोजवुड के लिए। मतलब वो कानून कौन सा, रोजवुड ट्रीज कंजर्वेशन एक्ट 1995 दोस्तों। इसके तहत क्या कहा गया था, अगर आपको रोजवुड ट्री काटना है, मतलब ये शीशम का पेड़ काटना है, तो आपको गवर्नमेंट परमिशन चाहिए होती, ठीक है। पर इसको क्या है ना 2010 में 15 साल के बढ़ाया गया था, तो 2025 में ये खत्म हो गया, पर इसका रिन्यूअल हुआ नहीं। इससे क्या हुआ कि जो मतलब टिम्बर माफिया हैं, जो लकड़ी वाले माफिया वाफिया ग्रुप होते हैं ना, इन्होंने इसका बहुत ही दुरुपयोग किया, मतलब एक तरह से उनको लूप होल मिल गया, अब फटाफट वो काट रहे हैं, उनको कोई जरूरत ही नहीं गवर्नमेंट की परमिशन के लिए, क्योंकि कोई इसको रिन्यूअल हुआ नहीं, इसीलिए थोड़ा न्यूज़ में है। आईयूसीएन स्टेटस देखेंगे तो इंडियन रोजवुड की बात कर रहा हूँ, तो ये वल्नरेबल है, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ होते हैं मतलब इसी तरह के, मतलब जो रोजवुड कहलाएंगे, ठीक है। एक तो डलबेरिया सीसू, ठीक है। ये क्या है, शीशम, जो मतलब आपके मतलब जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में हमारे देख शीशम के पेड़ देखते होंगे तो वो है दोस्तों। ये लीस्ट कंसर्न है, काफ़ी अच्छे मात्रा में है, ठीक है। और जो साउथ वाला है वो मतलब वल्नरेबल है, ठीक है। एक्चुअली वल्नरेबल क्यों, कटाई बहुत हो रही है, ठीक। उसके बाद नेटिव, अगर अब एक और होता है दोस्तों अफ्रीकन रोजवुड, इसका भी खूब कटाई हुई है अभी, तो ये मतलब ये नेटिव है कहाँ का, मतलब जहाँ पे ओरिजिनली पाया जाता है ये है वेस्ट अफ्रीका। इसका स्टेटस अगर आप देखेंगे तो ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। और ये जान लीजिए दोस्तों, जब ये इसकी जो पत्तियाँ जब टूटती हैं और ज़मीन पर गिरती हैं, डिकम्पोज हो जाती है बड़ी जल्दी, तो और यही नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सब सॉइल में अब डालती हैं, जो कि मतलब एक तरह से प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मैंने वही बताया कि एक नाइट्रोजन फिक्सेशन ट्री है, तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है क्या दोस्तों। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन एक मतलब केमिकल प्रोसेस है, जिसमें कि एटमॉस्फेरिक मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, ऐसे फॉर्म में नाइट्रोजन के जो कि मतलब प्लांट्स के लिए एब्जॉर्ब करना आसान हो और यूज़ करना बहुत आसान हो, ठीक है। अब किस फॉर्म में, जैसे अमोनिया हो गया NH3, नाइट्रेट्स हो गया NO3, ठीक है माइनस, और नाइट्राइट्स हो गया NO2 माइनस हो गया, ठीक है। इसको ये एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसे तो हो नहीं जाएगा, है ना, खुद आपने सोचा और हो गया, ये कुछ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के द्वारा किया था, जैसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मतलब एक साथ मतलब डुअल रोल काम करके, मतलब प्लांट उनको मतलब एक तरह से फूड देगा, समथिंग देगा, तो वो उनको मतलब नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे ताकि वो उनके भी काम आए, ठीक है। इस तरह का मतलब डुअल मतलब एक रिलेशनशिप रहता है। तो उसमें क्या है, जैसे राइजोबियम है, ये मतलब जो दालें नहीं होती, लेग्यूम होते हैं, रूट नोड्यूल्स वहाँ पे पाई जाती हैं। फ्रैंकिया हो गया, एनाबेना हो गया, ये एजोला में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्री लिविंग बैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे जो मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो एजोटोबैक्टर हो गया, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम हो गया। और साइनोबैक्टीरिया में देखेंगे तो ब्लू ग्रीन एल्गाई सुने होंगे आप लोग दोस्तों। उसके अलावा देखेंगे नोस्टोक हो गया, एनाबेना हो गया, आल्सो फिक्सिस नाइट्रोजन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ये ध्यान रखिएगा एनाबेना, ठीक है। और साइड्स में अगर देखेंगे आप दोस्तों तो अपेंडिक्स सेकंड, इसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत बार आ चुका है ये, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट भी दो तरीके से होते हैं दोस्तों। एक तो जो दालें होती हैं उनको बोल दो लेग्यूमिनस प्लांट, और एक जो दालें नहीं होती हैं वो प्लांट्स होते हैं। अब उसमें जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, जैसे मतलब जैसे चावल वावल की खेती नहीं, तो उसमें मतलब काम मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। बाकी लेग्यूमिनस में आप देखिए पल्सिस में पी आ गया, आपका चिक पी हो गया, लेंटिल हो गया, सोयाबीन हो गया। ऑयल सीड में अगर आप देखेंगे जो मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं, तो वो ग्राउंडनट हो गया। फॉडर मतलब जो मतलब फॉडर क्रॉप्स वो होती है ना दोस्तों, जो मतलब आप समझ लीजिए उनको खिलाया जाता है, जो मतलब पशु वशु होते हैं ना, जैसे भैंस गाय, उनको खिलाया जाता है, तो उसके लिए अल्फा हो गया, क्लोवर हो गया। ग्रीन मैन्योर मतलब जिसको मतलब उस खेत में लगाया जाता है, फिर उसको मतलब सीधा मतलब जोत दिया जाता है ट्रैक्टर वैक्टर से, और फिर वो वहाँ पे मतलब एक तरह से मतलब खाद का काम करता है, वो हो गया सन है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही काम करते हैं। ढैंचा हो गया, ठीक है, ढैंचा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो पोंगामिया हो गया, प्रोसोपिस हो गया, खेजरी बोला जाती है, राजस्थान का शायद मेरे ख्याल से स्टेट बर्ड है, मतलब स्टेट ट्री है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसका नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में तो आपका साइनोबैक्टीरिया मैंने बताया दोस्तों, राइस पैडीज के लिए, ठीक है।
अब दोस्तों वही साइट्स के बारे में, साइट्स में जैसे कि उसमें बोला गया ना अपेंडिक्स सेकंड में है, तो इसके अपेंडिक्स जो मतलब है ये है, मतलब आप समझ लीजिए मैटर करता है कैसे कैसे मतलब सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है। मतलब मेन तो ट्रेड के लिए ये दोस्तों ये, ठीक है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब समझ रहे हो ना। अब ये कन्वेंशन जो है लीगली बाइंडिंग है दोस्तों, ठीक है। लीगली बाइंडिंग मतलब इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, मतलब लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इसके तहत जितने मेंबर हैं उनको ये फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो उनके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। रेगुलर ट्रेड ऑफ वाइल्ड स्पीसी, वाइल्ड स्पीसी मतलब प्लांट, मतलब जो फ्लोरा फॉलोरा, मतलब पौधे भी आ सकते हैं, जानवर दोनों भी है, ठीक है। अडॉप्ट किया गया था 1963 में IUCN रेजोल्यूशन के थ्रू, और ये केम इनटू फोर्स कब आया था 1975 में, ये ध्यान रखिए। इसमें टोटल मेंबर अगर आप देखेंगे तो 185 है दोस्तों, 184 कंट्री है, और एक जो है आपका यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इंडिया भी मेंबर है साइट्स का, ठीक है। अब साइट अपेंडिक्स कितनी तरह की होती है, देखिए 3 तरह की होती हैं। पहला जो है दोस्तों अपेंडिक्स 1, इसमें जैसे सही में एक्सटिंक्ट होने वाला हो अगर कोई स्पीसीज, चाहे वो पौधे की स्पीसीज हो चाहे वो जानवर की स्पीसीज हो, उसमें ट्रेड को परमिट किया जाता है, पर बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल, बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही इस ट्रेड को परमिट किया था, नहीं तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इसका ट्रेड, ठीक है। उसके बाद अपेंडिक्स सेकंड क्या है, इसमें जरूरी नहीं है कि मतलब जो स्पीसीज मतलब जिसको मतलब ट्रेड रोका जाए वो मतलब एक्सटिंक्ट होने वाला हो, पर यह है कि उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जैसे मतलब किसी चीज़ को, पौधे को, मतलब जो पेड़ को काट रहे हैं तो ज़्यादा ही काट लें, या फिर किसी जानवर को काट रहे हैं, किसी मतलब मार रहे हैं किसी ट्रेड पर्पज़ के लिए, बहुत ज़्यादा ही मार दें कि उनके मतलब पॉपुलेशन ही घट जाए, ठीक है। अगर लीस्ट कंसर्न है, वल्नरेबल पाया जाए, तो ऐसा नहीं कि लीस्ट कंसर्न है तो वल्नरेबल पाया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। वल्नरेबल से फिर एक्सटेंट में भी आ सकता है वो, इसीलिए बोलते हैं जरूरी नहीं कि वो थ्रेटेंड हो, मतलब कि एक्सटेंट होने के लिए, पर उसके ओवर एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी, रोकने के लिए भी लाया जाता। तो ये किसके तहत है, मतलब अपेंडिक्स सेकंड की तहत, ठीक है। रोजवुड ट्री स्पीसीज जो मैंने अभी आपको बताया ये अपेंडिक्स सेकंड में ही है दोस्तों, ठीक है। एक्सटिंक्ट नहीं है ये, पर ये है कि इसका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रहा है, आप देखिए मतलब वो वल्नरेबल में आ गया, लीस्ट कंसर्न में होना चाहिए था, वल्नरेबल में आ गया, ठीक है। अपेंडिक्स थर्ड क्या है, अपेंडिक्स थर्ड में जैसे कि अगर मान लीजिए कोई स्पीसीज, चाहे जानवर की हो चाहे पौधे की हो या प्लांट ट्री हो, ठीक है, अगर वो किसी एक कंट्री में प्रोटेक्टेड है, ठीक है, स्पीसीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट एक कंट्री, मतलब ठीक है, और अगर वो कहेगा कि मतलब बाकी कंट्री से प्लीज इसके ट्रेड को रोकिए, तो इसके लिए जो मदद की जाएगी वो होगी अपेंडिक्स थर्ड के अंदर में, ठीक है। तो आप लोगों ने साइट्स देख लिया ना क्या क्या है, ठीक। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर आ जाता है आपको दोस्तों। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है, ये 2024, ये कब स्टार्ट हुआ था, 2018 से स्टार्ट हुआ है, अभी शायद 6th एडिशन है ना। ये 2024 का मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों आया ये 2025 में, ठीक है। ये किसके द्वारा लाया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लाया जाता है। एक्चुअली क्या है, मतलब किस स्टेट ने मतलब एनर्जी का एफिशिएंट यूज़ करने के लिए, ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए कैसी पॉलिसी बनाई और कैसा फॉलोअप रहा, कितना मिनिमम कंजर्व मतलब कार्बन इमिशन किया है, कितना कम प्रोड्यूसन की, यही सब चीज़ों को देख के परफॉर्मेंस वाइज रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग दी जाती है मतलब आप समझ लीजिए एक कैटेगरी वाइज कैटेगराइज किया जाता है उन्हें, ठीक है। ये जो मतलब रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है, ये कौन डेवलप करता है, तो 2 एजेंसी मिलकर डेवलप करती है। एक तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होगी, और किसके साथ मिलके, अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, AEEE, ठीक है, BEEE, ठीक है। और उसके बाद ये कितने सेक्टर्स को कवर करता है, तो 7 सेक्टर को कवर करता है। एक तो बिल्डिंग्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मतलब ये सब का सब दोस्तों एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो रही है, ठीक है। इन सब में ट्रांसपोर्ट में कैसा एफिशिएंसी यूज़ हो रहा है, पॉलिसी कैसी चल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो डिस्कम्स होती है उनको, वो वाला सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, म्यूनिसिपल सर्विसेज हो गया, और क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव, ठीक है। अब स्टेट को रैंक किया जाता है 4 कैटेगरी में दोस्तों। 4 कैटेगरी हो, एक तो फ्रंट रनर है जिनका परफॉर्मेंस 60% से भी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जो एनर्जी एफिशिएंसी में काम किया उन्होंने, उनका जो परफॉर्मेंस है 60% से भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अचीवर्स में आपको 50 से 60% वाले होते हैं, कॉन्टेंडर्स में 30 से 50% वाले, एस्पिरेंट लेस देन 30% होते हैं। अब देखिए सबसे पहले फ्रंट रनर, सबसे टॉपर जो होते हैं, उसमें आ गया आंध्र प्रदेश, इस बार की बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मतलब 2024 में जो परफॉर्मेंस है, 2025 में जो मतलब इनका इंडेक्स आया, तो उसमें आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, और तमिलनाडु हो गया दोस्तों। और अचीवर्स में जो 50 से 60% के मतलब किए हैं, तो उसमें आसाम और केरला ही है सिर्फ। और कंटेंडर्स जो मतलब थोड़ा सा कम किए हैं, 30 से 50% ही परफॉर्मेंस है उनका, तो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, और यूपी किस में है, कंटेंडर्स में, ध्यान रखिएगा यूपी वालों, ठीक है। अभी पीटी का एग्जाम भी आने वाला, ठीक है। और फोर्थ है आपका एस्पिरेंट, मतलब बाकी जितने स्टेट्स बचे हैं जिनका परफॉर्मेंस 30% से कम है, वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स मान जाते। और एक चीज़ और इसमें दिया गया है दोस्तों, बेस्ट स्टेट्स का दर्जा दिया गया परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब जो पहले से मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस की है, ठीक है, वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम और
त्रिपुरा। ठीक है, इसके बाद सेवंथ न्यूज़ और सेवंथ करंट अफेयर है आपका नेशनल न्यूट्रिशन वीक। अब न्यूट्रिशन से आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसका प्रमोशन करना, अवेयरनेस फैलाना, न्यूट्रिशन की वैल्यू बताना लोगों को, इस मतलब वीक का मकसद है। ठीक है, कब से कब मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर से मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है। स्टार्टिंग में सबसे पहली बार 1982 में मनाया गया था। और ऑर्गेनाइज कौन करता है? जब ये पहली बार मनाया गया था तब सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ही किया था दोस्तों इसको, मतलब ऑर्गेनाइज। और अब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, इस बार की थीम है ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर। ये है आपका दोस्तों ग्लोबल मेडिटेक समिट 2025। इस बार जो 2025 में ये 17वां एडिशन है। अब नाम से समझ लीजिए, मेडिसिन से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करना और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन करना, इस मतलब समिट का काम, मतलब मेन काम है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? 17वां एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। मतलब ये क्या है? मतलब एक ग्रुप है, मतलब जो इंडियन इंडस्ट्री है ग्रुप है, मतलब आप समझ लीजिए गवर्नमेंटल नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल है, पर ये गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, और सीआईए की स्थापना 1895 में हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नॉन गवर्नमेंटल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, प्रेसिडेंट इस बार मतलब सीआईए कौन है? राजीव मेमानी, मेमानी है, सॉरी दोस्तों, है ना। उसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर आपका दोस्तों वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025। ये कहाँ होगा? बस इतना ही जान लीजिए दोस्तों, ये हेलो होगा ग्वांगजू साउथ कोरिया में है दोस्तों। 5 से 12 सितंबर होगा। और पिछली बार जो 2023 में हुआ था बर्लिन हुआ था, इंडिया उसमें नंबर 1 रैंक पे था। जिस टोटल मेडल इसने चार जीते, 3 गोल्ड, 0 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, और वर्ल्ड, ध्यान रखना, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन जो इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर लुआसने, स्विट्जरलैंड। उसके बाद 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर आपका आ जाता है दोस्तों तितास रिवर। तितास रिवर अभी न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? जो त्रिपुरा के सीएम है मानिक शाह, एक्चुअली ये क्या चाह रहे हैं कि बांग्लादेश से परमिशन लेना चाहते हैं इसके पानी को मतलब ड्रिंकिंग पर्पज से यूज़ करने के लिए, कहाँ पे? अगरतला और मतलब त्रिपुरा वाले एरिया में। ठीक है, तो इसीलिए इसको जानना जरूरी है। तो मतलब तितास रिवर क्या है? इसका ओरिजिन तो त्रिपुरा हिल्स में ही है, मतलब अगरतला के पास में ही है। ठीक है, पर ये फ्लो करती है अगरतला से, फिर बांग्लादेश से फिर मेघना में मिल जाती है। ठीक है, अब अगर इसको मैप में देखना चाहेंगे दोस्तों तो मैं आपको मैप में क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप मैप देख रहे हैं ये है हमारा प्यारा भारत महान। इसी में आप चलिए त्रिपुरा, सबसे पहले त्रिपुरा चलते हैं। ठीक है, त्रिपुरा देखो आ जाएगा इधर इधर इधर, ये रहा। ठीक है, ये त्रिपुरा वाला एरिया हो गया दोस्तों। इसी का ये जो अगरतला वाला पोर्शन है ना, यहीं से निकलती है। ठीक है, नदी। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर आप बड़ा कर देंगे तो ये देखिए आपको तितास रिवर दिखेगा, ये दिख रहा है तितास रिवर। ये होते होते फिर जाके ये इधर देख रहे हैं आप, ये देखिए ये मेघना रिवर है। ये मेघना रिवर में ये तितास रिवर जो है, यहाँ से ये तितास रिवर आई है और ये मेघना रिवर में मिल गया। और मेघना रिवर जाके आपका पद्मा रिवर में मिलती है। पद्मा रिवर में कौन कौन मिलती है? पद्मा तो है ही, और जमुना मिल जाती है, और ये मिलके फिर मेघना के साथ मिलके सीधा बंगाल वाली खाड़ी में गिर जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।